नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 5 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको अन्य सोशल साइट्स में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप अन्य जगह भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, LT ग्रेड शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का निर्देश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित LT ग्रेड शिक्षकों को पदभार ग्रहण कराने के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल ने पत्र लिखा है कि प्रदेश के अमरोहा, कानपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, देवरिया, उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। इन जिलों में चुनाव चल रहा है। अपर शिक्षा निदेशक ने आचार संहिता हटने के बाद चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। यानी कि LT ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको आचार संहिता हटने के बाद ही पदभार ग्रहण कराया जाएगा और उनको महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी जो भी हैं उनको 15 दिन में कहा गया था, लेकिन 15 दिन में पदभार नहीं ग्रहण कराया गया चुनाव के चलते। चुनाव खत्म होने के बाद आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगी वैसे ही उन्हें पदभार ग्रहण करा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नहीं हो सका जिला आवंटन। मामला 68,500 का है, 23 अभ्यर्थियों का है। 23 अभ्यर्थियों की एक बार फिर तय तिथि पर जिला आवंटन व काउंसिलिंग नहीं हो सकी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया था कि अब NIC की ओर से जनपद आवंटन 4 नवंबर को किया जाएगा। 4 नवंबर को जिला आवंटन की सूची जारी नहीं होने पर अब 6 एवं 7 नवंबर को नियुक्ति एवं काउंसिलिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारे जो सचिव साहब हैं, सचिव साहब ने कहा था कि 4 नवंबर को जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो 4 नवंबर कल निकल चुकी है और किसी प्रकार का कोई जिला आवंटन नहीं किया गया है, ना जिला आवंटन की सूची आई है। सूची जारी नहीं होने की वजह से अब 6 व 7 नवंबर को भी नियुक्ति व काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो 6 व 7 नवंबर की भी अभ्यर्थियों के द्वारा आशाएं छोड़ दी गई हैं। अब पता नहीं सचिव साहब कब का आश्वासन देंगे। लगातार सचिव साहब कई बार आश्वासन देते ही रहते हैं और किसी प्रकार का कार्यप्रणाली नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 31 जनवरी को। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि CTET की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को है। CTET के एग्जाम में शारीरिक दूरी, अन्य सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए 135 शहरों में कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनने वाले नए शहरों का नाम भी घोषित किया गया है। परीक्षार्थी यदि केंद्र बदलना चाहते हैं तो 16 नवंबर तक ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र को बदल सकते हैं। जो नए परीक्षा केंद्र हैं वो ये नए परीक्षा केंद्र हैं जो जहाँ से बिलोंग करता हो वहाँ के नए परीक्षा केंद्रों में अपना बदलाव कर सकता है। CBSE ने CTET की का 14वां संस्करण 5 जुलाई 2020 रविवार को घोषित किया था। कोरोना काल के चलते इसे टाल दिया गया था। अब यह डेट 31 जनवरी 2021 रविवार को कराई जाएगी 135 शहरों में। इसके बाद अगली खबर है, DLED 2018 परीक्षा का पेपर आउट, 2 पर मुकदमा दर्ज। DLED 2018 का पेपर आउट हो चुका है, 2 पर मुकदमा दर्ज हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। पहले भी आउट हो चुका है पेपर। BTC 2015 चौथे सेमेस्टर का पेपर पहले आउट हो गया था। उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने परीक्षा रद्द करके फिर से कराई थी। साथ ही पेपर को कोषागार के डबल लॉक में रखवाने का इंतजाम भी कराया था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय DLED का पेपर आउट हो गया है। प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के WhatsApp ग्रुप पर पेपर का हल सामग्री मिली है। GIC के उप प्रधानाचार्य बंसराज की ओर से चौक कोतवाली में महिला प्रशिक्षुआ उसके भाई के विरुद्ध नकल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में DLED की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को प्रयागराज को राजकीय इंटर कॉलेज DLED 2018 के बैच अष्टम मोबाइल के WhatsApp ग्रुप D18 पर ग्रुप एडमिन मनोज की ओर से पेपर की हल सामग्री व अन्य पोस्ट की गई थी। सहायक अध्यापक अखिलेश कुमार, राजेंद्र यादव, डॉक्टर इफ़त परवीन, अहमद सिद्दीकी को पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले ही मोबाइल से उचित सामग्री मिली। परीक्षा के पेपर से मिलान करने पर काफ़ी सवाल मोबाइल पर हल मिले हैं। GIC के उप प्रधानाचार्य बंसराज की ओर से चौक कोतवाली में प्रशिक्षु व उसके भाई पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और मुकदमा लिखवाया। तो दोस्तों DLED 2018 की परीक्षा हो रही थी तो पेपर आउट हो गया है। उसमें WhatsApp ग्रुप में जो ग्रुप एडमिन थे मनोज कुमार, उन्होंने काफ़ी 15 मिनट पहले ही पेपर भेज दिया था और उसका हल भेज दिया था। 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद अगली खबर है, सेना में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की तैयारी।
तो ये खबर है सेना में सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने की तैयारी। जो सेना में जो सेवारत हैं उनकी अब सेवानिवृत्त की उम्र 56 साल से बढ़ाकर 58 साल होगी। मेजर जनरल और उनके समकक्ष अफसरों की उम्र 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव, यानी कि जो ब्रिगेडियर हैं उनकी उम्र 58 साल और जो मेजर जनरल और उनके समकक्ष अफसर हैं उनकी उम्र 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद लॉजिस्टिक, टेक्निकल व मेडिकल कोर में जेसीओ और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल होगी। तो लॉजिस्टिक है, टेक्निकल और मेडिकल कोर में जेसीओ और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होगी? 57 साल होगी। पेंशन की कटौती का आधार कुछ इस प्रकार से 20 से 25 साल में 50% पेंशन, 26 से 30 साल में 60% पेंशन, 31 से 35 साल में 75% पेंशन, 35 साल से ज़्यादा में पूरी पेंशन दी जाएगी। युद्ध में घायल या मेडिकल की वजह से रिटायरमेंट पर पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो आपको बता दूं कि सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफसर्स डीएमए की तरफ से शुरू किए गए सुधारों के तहत समय से पूर्व रिटायरमेंट लेने पर पेंशन की कटौती का भी प्रस्ताव किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में डीएमए काम करता है। सरकारी सूत्रों से बताया गया कि सशस्त्र बलों में सैन्यकर्मियों के अत्यधिक उपयोग के लिए ये सभी प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इसके तहत सेना में कर्नल और वायुसेना और नौसेना में इन समकक्ष अधिकारियों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सेना में अधिकारियों को बनाए रखने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। पेंशन में कटौती का भी प्रस्ताव उनके कार्य के अनुसार होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सेना के शीर्ष पदों पर कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी सेना छोड़ देते हैं। वहीं कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो अत्यधिक कुशल कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते हैं वो दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इससे सेना के अच्छे अफसरों की कमी हो जाती है जो कि उसके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए व्यापक विचार विमर्श और चर्चा के बाद इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू करने की योजना भी ज्ञात हो। युवा वर्ग को सेना के 3 अंगों में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान संचालित किए गए हैं। इसके सार्थक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल हो रहे हैं। तो सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने की तैयारी है। ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष अधिकारियों के 58 साल 56 से बढ़ाकर 58 साल होगी। मेजर जनरल और उनके समकक्ष अधिकारियों के 58 से बढ़ाकर 59 साल होगी। और जिस प्रकार की उनकी नौकरी होगी उसी की तरह पेंशन की कटौती भी होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो अफसर लोग होते हैं वो लोग समय से पहले नौकरी छोड़ देते हैं। शीर्ष पदों पर कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी सेना छोड़ देते हैं। इस वजह से अच्छे जो अफसर होते हैं उनकी कमी आ जाती है। इस वजह से इनकी उम्र में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है आंगनबाड़ी में लागू किया जाए नया पाठ्यक्रम, शिक्षकों को दे प्रशिक्षण। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अध्यापकों के साथ की बैठक में नई शिक्षा नीति पर चर्चा। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी दौरे में तीसरे दिन बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में बैठक में कहा कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर इसे लागू कराया जाए। बच्चों को प्रतिभा से अभिभावकों को रूबरू कराया जाए। राज्यपाल ने विद्या भारती के प्रतिनिधियों, अध्यापक अध्यापिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बैठक में संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को संस्कारित, ज्ञानवर्धक, रोजगारपरक शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आयाम शामिल हैं। तो जो हमारे सर्किट हाउस में गोबर को दिया बना संस्था की ओर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया भेंट किया गया। तो ये देखिए, आपको पहले बता दूं कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको वो 3 से 6 साल के बच्चों को रोजगार परक शिक्षा, संस्कारित शिक्षा देनी है। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अध्यापकों के साथ बैठक में नई शिक्षा नीति के आधार पर कार्य करने को भी संबोधित किया। इसके बाद अगली खबर है डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आज से। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से हैं, जो कि यह परीक्षा 5 से 11 नवंबर तक होंगी। इसके लिए लगातार अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों की मेहनत पर रंग लाई और अभ्यर्थियों के से आग्रह भी है कि किसी प्रकार की कोई नकल सामग्री या किसी प्रकार की कोई परीक्षा केंद्र में परीक्षा से संबंधित सामग्री नहीं ले जाने को भी उन्हें आगाह किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश में शिक्षा सत्र के बीच अध्यापकों के तबादलों पर रोक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अध्यापकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र
के बीच कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियुक्ति नियम है और तबादला अपवाद है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नियुक्ति नियम है और तबादला आपका अपवाद है। तो सरकार को शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है। किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है। यह सरकार की तबादला नीति की शर्तों पर निर्भर है। दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजीत कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापक को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी की है। वहीं शादी अध्यापिकाओं को एक बार ही तबादले का विकल्प मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि उन अध्यापकों को भी तबादला का दूसरा मौका मिलेगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। तो कोर्ट का कहना है कि केवल उन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही तबादले हो सकेंगे। हर कोई चाहे तो हर कोई तबादला नहीं करा सकता है। तो पुरुषों के लिए है कि विशेष परिस्थितियों में जो बीमार हो, तत्काल जिसे एडमिट करना हो या फिर तत्काल काफ़ी गंभीर बीमारी हो, उसी को तबादला मिल सकता है। और महिलाओं को, शादीशुदा अध्यापिकाओं को ही एक बार तबादला और मेडिकल आधार पर तबादले मिल सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह तबादला नीति शर्तों पर निर्भर है। सरकार को पूरा अधिकार है कि सरकार तबादला नीति की शर्तें अपनी कायम रख सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली खबर है, लोक सेवा आयोग पर नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे एलटी ग्रेड अभ्यर्थी। तो मैंने ये खबर आपको पहले ही बताई है। एलटी ग्रेड अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार परेशान हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण नहीं कराने की वजह से शिकायत मुख्यमंत्री के पास तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव के चलने की वजह से इनका जो पदभार ग्रहण नहीं कराया गया है, जैसे ही आचार संहिता हट जाती है वैसे ही हम पदभार ग्रहण करा देंगे। तो दोस्तों, आज की ये हुई खबरें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू। बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करिए और जो भी आपके सवाल हो मन में तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।